हेलो दोस्तों, नमस्कार। पीएस अड्डा के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज से हम बात करने वाले हैं एमपीपीएससी प्रीलिम्स की यूनिट 7 के बारे में। दोस्तों, ये जो प्लेलिस्ट आपको मिलने वाली है, इसमें एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए जो यूनिट 7 है, जिसमें विज्ञान, पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में सारी चीज़ें हमसे पूछी जाती हैं। इसमें लगभग 10 ऐसे टॉपिक हैं जहाँ से प्रश्न बनते हैं, पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में, यानी कि लगभग एक टॉपिक से एक प्रश्न हर बार पूछा जाता है। 10 टॉपिक हैं, 10 प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं और इसको लगभग हम 15 वीडियो में पूरी यूनिट जो है इसको कंप्लीट करेंगे। तो सारे वीडियो जो हैं आप लोगों को देखने हैं, अच्छे से सारी चीज़ें समझनी है और सारा जो नॉलेज है उसको गेन करना है और इसको अपने एग्ज़ाम में अप्लाई भी करना है। जी हाँ दोस्तों, तो अपना जो पहला टॉपिक है वो है विज्ञान के मौलिक सिद्धांत, यानी कि बेसिक प्रिंसिपल ऑफ साइंस। दोस्तों, मेरा नाम है पंकज और आप पढ़ रहे हैं मेरे साथ साइंस, यानी कि साइंस विद पंकज। तो आज हम विज्ञान के मौलिक सिद्धांत जो हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि यहाँ से कौन कौन से प्रश्न जो हैं प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं। जो टॉपिक हम पढ़ेंगे उससे जो प्रश्न पूछे गए उनके बारे में भी चर्चा करेंगे और जो प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावना है, कम संभावना है, उन सारे प्रश्नों पर भी हम चर्चा करेंगे साथ साथ में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को हम इस प्रकार से कि सबसे पहले हम जानेंगे शून्य, यानी कि विज्ञान क्या है, साइंस क्या है, उससे हम शुरू करेंगे और सारे टॉपिक्स के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो एक बात होती है कि कोई भी प्रॉब्लम्स हैं, कोई भी समस्या है, यहाँ से साइंस जो है शुरू होती है। किससे शुरू होती है? समस्या से। अब क्या समस्या हो सकती है? कुछ भी समस्या हो सकती है। समस्या जैसे कि उदाहरण से हम समझते हैं कि आपको भूख लगी है। क्या हुआ है? भूख लगी है। तो भूख लगना क्या है? एक समस्या है। उदाहरण के तौर पर हम जैसे कि फिजिकली जो चीज़ें हमारे सामने होती हैं, जो हमारी करंट लाइफ से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, वहाँ से प्रश्न जो है बनते हैं साइंस में। तो आपको भूख लगी, ये एक समस्या है। अब भूख लगी तो आपने विचार किया कि क्या कर सकते हैं, भूख को मिटाने के लिए भोजन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपकी एक मनोवृत्ति बनी, भावनात्मक एक विचार आया कि मैं जो है भोजन कर सकता हूँ और भोजन करने के बाद क्या किया जा सकता है? भूख को मिटाया जा सकता है। तो आपके दिमाग के अंदर एक विचार आया, मन के अंदर एक विचार आया। फिर आपने उस विचार के ऊपर अवलोकन किया कि मैं भोजन जो है वो कैसे बना सकता हूँ या कहाँ से ला सकता हूँ। तो कहीं से लाएंगे तो वहाँ भी भोजन बनाने की एक पूरी प्रोसेस होगी, एक पूरी प्रक्रिया होगी। जैसे कि गेहूँ होगा, मक्का होगा, उसका फिर जो है आटा पीसा जाएगा। आटा पीसने के बाद क्या किया जाएगा? उसको गूँथा जाएगा। गूँथने के बाद क्या किया जाएगा? तो उससे जो है रोटी बनाई जाएगी। और रोटी बनाने की जो प्रक्रिया है उसमें जो है टेम्परेचर, यानी कि ताप, यानी कि चूल्हे के ऊपर उसको जो है पकाया जाएगा। तो ये पूरी प्रोसेस होगी। तो उसका क्या किया आपने? अवलोकन किया कि मैं क्या कर सकता हूँ। भोजन, तो भोजन के लिए मुझे गेहूं की आवश्यकता है, आटे की आवश्यकता है। आटे से फिर उसको गूंथना पड़ेगा, फिर रोटी बनानी पड़ेगी, फिर मैं खाऊंगा। तो वो क्या होगा कि मेरी भूख को शांत कर देगा। तो ये पूरा क्या है? अवलोकन। इस चीज़ को सबसे पहले अपने आप के अपने दिमाग के अंदर जो है बनाना पड़ेगा। ये साइंस की दूसरी स्टेप है। सबसे पहले विचार आया, विचार के ऊपर अवलोकन किया कि मैं इस भोजन को कैसे बना सकता हूँ। फिर इसके ऊपर जो है स्टडी की गई कि क्या ऐसा पॉसिबल है या नहीं है। गेहूं से आटा बनाया जा सकता है, नहीं बनाया जा सकता है, इसके बारे में प्रीवियस, यानी कि जो फर्स्ट टाइम जिसको भूख लगी होगी तो उसने ऐसी सारी चीज़ें जो है सोची होगी। फिर उसके ऊपर अध्ययन किया होगा कि किसी ने पहले ऐसा किया है तो उसने कौन कौन सी प्रॉब्लम्स जो है इसमें फेस की हैं, क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता है, उसके ऊपर क्या करना पड़ेगा? फिर स्टडी करनी पड़ेगी, फिर अध्ययन करना पड़ेगा। और अंततः क्या होगा? फिर हम प्रयोग करेंगे और प्रयोग में अगर सफलता मिली तो साइंस की एक नई उपलब्धि बन गई। असफलता मिली, फिर से प्रयोग करेंगे कुछ चेंजेस के साथ, फिर अवलोकन करेंगे, फिर अध्ययन करेंगे, फिर प्रयोग करेंगे। और प्रयोग में अगर हमें सफलता मिलने लगी, एक बार मिली, 2 बार मिली, 3 बार मिली, या लगातार समान रिजल्ट आ रहे हैं, तो वही क्या बन जाएगा? साइंस बन जाएगी, वही जो है विज्ञान है। अब
ऐसा तो हमने कभी सोचा ही नहीं। हम तो 10th से एक ही परिभाषा रटे आ रहे हैं। क्या परिभाषा रटे आ रहे हैं कि जो प्रकृति है उसका जो क्रमबद्ध ज्ञान है उसी को विज्ञान कहते हैं। ऐसा आप लोगों ने अच्छे से जो है सुना होगा, रटी होगी इस परिभाषा को, बट आपने इस चीज को कभी भी मतलब एज ए कॉन्सेप्चुअल जो है चीज इसको सोचा नहीं होगा कि क्या है प्रकृति का क्रमबद्ध ज्ञान। तो प्रकृति का क्रमबद्ध ज्ञान है कि स्टेप बाय स्टेप चलना, और स्टेप बाय स्टेप चलने से जो सफलता मिलती है उसी को क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। तो जो चीज मैं आपको बता रहा था कि कोई भी अगर प्रॉब्लम है, कोई भी समस्या है, उस समस्या का समाधान करने के लिए इन 4 जो स्टेप्स मैंने बताई है कि सबसे पहले विचार आएगा, मन के अंदर एक मनोवृत्ति बनेगी, फिर उसका एक प्रोजेक्ट बनेगा जो कहाँ पर बनेगा, दिमाग के अंदर। जैसे कि आपसे पूछ ले कोई कि ताजमहल सबसे पहले कहाँ बना, कोई पूछ ले कि ताजमहल कहाँ पर बना, तो आपका जवाब क्या होगा, कमेंट करके जरूर मुझे बताएं। कोई बताएगा आगरा में बना, कोई बताएगा यमुना के किनारे बना। नहीं, जिस व्यक्ति ने ताजमहल को बनाने के बारे में सोचा, सबसे पहले ताजमहल उसके दिमाग के अंदर बना। फिर उसने अवलोकन किया कि हाँ ऐसा ऐसा यहाँ पर किया जा सकता है। फिर उसने स्टडी की कि ये चीजें हम प्रयोग कर सकते हैं, पहले ऐसी इमारतें बनी हैं तो उनका रिजल्ट क्या रहा है, और अंततः प्रयोग किया और प्रयोग क्या हो गया, सफल हो गया। तो ताजमहल को बनाने में भी क्या है, एक साइंस है, एक विज्ञान है। ऐसे जितनी भी प्रकृति की प्राकृतिक और कृत्रिम प्रक्रियाएं होती हैं उन सब में क्या है, साइंस है, उन सब में विज्ञान है। तो जो प्राकृतिक है उनका हम डायरेक्टली स्टडी करते हैं और उनको चेक करते हैं कि इसमें किस प्रकार से साइंस है, और जो कृत्रिम होती है वो हमारे दिमाग की उपज होती है। इसलिए सबसे पहले विचार आता है, फिर अवलोकन किया जाता है, फिर अध्ययन करते हैं और फिर अंततः क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो इसे हम साइंस कहते हैं, इसे हम विज्ञान कहते हैं। आई थिंक आप लोगों को विज्ञान की जो बेसिक परिभाषा है इसका ज्ञान हो गया होगा और ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं हमारे मुख्य टॉपिक की ओर, और हमारा जो मुख्य टॉपिक है वो है विज्ञान के मौलिक सिद्धांत। तो अब प्रकृति में जितनी भी चीजें होती हैं, जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप मेरी बात को सुन पा रहे हैं, मैं आपको यहाँ से सारी चीजें बता पा रहा हूं, तो इसमें भी एक साइंस है। यानी कि प्रकृति में जितनी भी चीजें मौजूद हैं ब्रह्मांड में, वो सब साइंस का पार्ट है। इसलिए साइंस यानी कि जितना भी कुछ है ब्रह्मांड में सब साइंस है। बट हम तो केवल जानते हैं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी यही साइंस है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये तीनों साइंस है, बट ये एक साइंस का भाग है जिसे हम कहते हैं प्राकृतिक साइंस। जिसे हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक साइंस का भाग है। और हमारी जो अध्ययन सामग्री है उसमें इसी को साइंस माना जाता है, इसलिए हमें भी इन्हीं के बारे में पढ़ना है। हालांकि गणित में भी एक साइंस है, जो तर्क शक्ति है यानी कि तार्किक योग्यता, उसमें भी एक साइंस है। उसके बाद सोशियोलॉजी में हम देखें यानी कि जो समाज शास्त्र है वो भी एक साइंस है। सामाजिक विज्ञान यानी कि जो समाज के बारे में बताते हैं हमें, वो भी एक साइंस है। ज्योग्राफी भी एक साइंस। तो हर सब्जेक्ट एक विज्ञान है। बट जो प्राकृतिक विज्ञान है उसकी 3 शाखाएं हैं, जिनको हम इस प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं कि एक है जीव विज्ञान। एक कौन सा विज्ञान है, जीव विज्ञान है। दूसरा विज्ञान कौन सा है, तो दूसरा भौतिकी है। तीसरा विज्ञान कौन सा है, तो तीसरा जो है रसायन वाला पार्ट है। तो इस प्रकार से हम क्या कह सकते हैं कि 3 पार्ट हैं प्राकृतिक विज्ञान के। अब इनको हम अलग अलग कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, कैसे इनकी परिभाषा बता सकते हैं, कैसे हम इनको अलग कर सकते हैं, तो सब विज्ञान है भैया। 2 चीजें होती हैं, 2 प्रकार के प्राकृतिक घटक होते हैं। एक होते हैं जिनमें जीव होते हैं और जो मतलब जीवित अवस्था में होते हैं, और एक जो है निर्जीव अवस्था में होते हैं। तो 2 प्रकार के घटक होते हैं, सजीव घटक होते हैं और निर्जीव घटक होते हैं, है ना। अब यहाँ पर जो प्राकृतिक विज्ञान है उसकी एक ब्रांच चलती है सजीव घटक के ऊपर, और 2 ब्रांचेस जो है चलती है निर्जीव घटक के ऊपर, जहां पर जीवों का, सजीव का। अब जीव के अंदर कौन आ जाता है, तो जो माइक्रो बैक्टीरिया होते हैं यानी कि सूक्ष्म जीव होते हैं वो भी आ जाते हैं, पादप आ जाते हैं, बाकी सारे जो जानवर हैं, जीव हैं, यानी कि जितने भी लिविंग कंडीशंस में जो लोग हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, जिसमें बैक्टीरिया से लेकर छोटी छोटी चीज़ों से लेकर ब्लू व्हेल तक यानी बड़ी बड़ी चीज़ों तक, पादप
भी आ जाएंगे उसमें, पक्षी भी आ जाएंगे उसमें, तो सारी चीज़ें उसी में आ जाएंगे, तो वो सजीव। और जहाँ पर हम क्या करते हैं कि जो निर्जीव चीज़ों का अध्ययन करते हैं, जिनके अंदर जीव नहीं होता है, उनको हम क्या कहते हैं कि निर्जीव है, मतलब जीव नहीं है। जैसे कि किसमें जीव नहीं है, तो पत्थर है, पत्थर के अंदर जीव नहीं है। सोना है, सोना आप सोते हैं वो वाला सोना नहीं, सोना एक धातु, उसके अंदर जीव नहीं है। और कोई भी केमिकल हमने ले लिया, तो केमिकल के अंदर जो है जीव नहीं है, बट हमारी लाइफ को क्या करते हैं ये मतलब किसी ना किसी प्रकार से प्रभावित करने का काम करते हैं। केमिकल भी प्रभावित करते हैं, पत्थर भी प्रभावित करते हैं, सोना भी प्रभावित करता है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो जैसे कि एयर है, हवा, तो हवा जैसे कि बिना हवा के हम जिंदा नहीं रह सकते। कौन सी हवा के जिंदा नहीं रह सकते, तो ऑक्सीजन के जिंदा नहीं रह सकते। तो ये भी क्या है, तो ये भी किसी ना किसी पार्ट है, यानी कि हमारे जीवन का एक हिस्सा है। तो हमारे जीवन का हिस्सा है, बट ये जीवित नहीं है, इसलिए इनको हम कहाँ पर रखेंगे, तो निर्जीव कंडीशन, यानी कि निर्जीव जो घटक हैं उसके अंदर रखेंगे। और निर्जीव घटक में फिर हम इनको क्या करते हैं, अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक भौतिकी और एक रसायन। तो भौतिकी और रसायन में कैसे इनको हम डिवाइड कर सकते हैं, तो जहाँ पर देखा जाता है कि कोई भी क्रिया हो रही है, जैसे कि मैं एक वाइट पेज ले लेता हूँ, उसमें बताता हूँ कि कोई भी क्रिया हो रही है, क्रिया जैसे कि कोई भी प्रक्रिया हो रही है, और किसके बीच हो रही है, कोई दो पदार्थ हैं उनके बीच क्रिया हो रही है। तो पदार्थ के बीच क्रिया हो रही है, तो यहाँ पर क्या हो गया कि हम एक तो क्या करते हैं कि पदार्थ की जहाँ पर स्टडी करते हैं, पदार्थ का मतलब मटेरियल, मटेरियल की जहाँ पर स्टडी की जाती है, मटेरियल जैसे कि कोई भी धातु हो गई, कोई भी गैस हो गई, तो उसकी जहाँ पर स्टडी की जाती है उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं रसायन। और इन पदार्थों के बीच में जो क्रियाएं होती हैं, उन क्रियाओं का जो अध्ययन किया जाता है उसको भी किसके अंतर रखा जाता है, केमिकल, यानी कि रसायन विज्ञान के अंतर्गत इसको रखा जाता है, और इसी को हम केमिस्ट्री कहते हैं। इसके अलावा प्रकृति और प्राकृतिक चीजें जिनको हम महसूस करते हैं, उनका जब अध्ययन किया जाता है, इनको हम छू सकते हैं, पदार्थ को, पदार्थ की क्रिया को देख सकते हैं, और जिन चीज़ों को महसूस किया जाता है, जिनमें भावनात्मक दृष्टिकोण होता है, उनको हम कहाँ पर रखते हैं, तो उनको भौतिकी के अंतर्गत रखते हैं। आगे जैसे जैसे एग्जाम्पल आएंगे हम समझेंगे। जैसे कि चाल है, अब चाल जो है उसे आप छू नहीं सकते, वेग है इसे आप छू नहीं सकते, तो ये किसके अंतर्गत आएगा, भौतिकी के अंतर्गत। यानी कि जो फिजिकल चीजें जो हैं वो, बट उन्हें हम छू नहीं सकते, और उनका अध्ययन जहाँ पर किया जाता है वो किसके अंतर्गत आता है, तो भौतिकी के अंतर्गत। और पदार्थ और जितने भी पदार्थ मौजूद हैं, क्रिया हैं, रसायन के अंतर्गत, यानी कि रसायन विज्ञान के अंतर्गत उनको रखा जाता है। जैसे कि एनर्जी है, ऊर्जा, ऊर्जा से संबंधित जितनी भी चीजें हैं उनका अध्ययन भी किसके अंतर्गत आता है, तो भौतिक विज्ञान के अंतर्गत उनको जो है रखा जाता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, और सबसे पहले हम बात करेंगे विज्ञान के मौलिक सिद्धांत, और वो हम सब्जेक्ट वाइज बात करेंगे। जैसे कि हम जीव विज्ञान की भी बात करेंगे, भौतिकी यानी कि जो भौतिक विज्ञान है, फिजिक्स, उसके भी जो मौलिक सिद्धांत हैं उनके बारे में बात करेंगे। जो केमिस्ट्री के मौलिक सिद्धांत है, बेसिक प्रिंसिपल हैं, उनके बारे में भी हम वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आज का जो वीडियो है इसमें हम मुख्य रूप से चर्चा करने वाले हैं जो फिजिक्स के मौलिक सिद्धांत हैं उनके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कि जो फिजिक्स के मौलिक सिद्धांत है वो कौन कौन से हैं, कौन कौन से ऐसे सिद्धांत हैं, कौन कौन से ऐसे रूल्स हैं, कौन कौन से ऐसे लॉज हैं जहाँ से एग्जाम में जो है प्रश्न पूछा जाता है। तो उसमें सबसे पहले नाम आता है कि अगर हम बात करते हैं कि जो फिजिक्स है यानी कि भौतिक विज्ञान है, तो इसके जो मुख्य रूल हैं वो होते हैं गति से संबंधित, ऊर्जा से संबंधित, विद्युत से संबंधित। तो इनके सारे जो रूल्स हैं उनके बारे में हमें पढ़ना है, और उनसे रिलेटेड जो एग्जाम में प्रश्न बनते हैं उनके बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। आपसे एक प्रश्न यहाँ पर पूछा जाता है कि हु वाज द फादर ऑफ फिजिक्स, यानी कि भौतिक विज्ञान का पितामह या जनक किसे कहा जाता है। तो अगर आप इस प्रश्न का जवाब जानते हैं तो मुझे कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कौन है फिजिक्स का फादर, अगर ये बात जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा कि कौन जो है फिजिक्स का फादर हैं, और अभी आप जानते हैं तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम न्यूटन के गति के नियम के बारे में। तो दोस्तों न्यूटन के लॉ ऑफ जो मोशन है ये गति से संबंधित है। अब गति क्या होती है, तो कोई भी पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है
और जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है तो यहाँ पर बहुत सारी अलग अलग चीज़ों का यूज़ होता है, जैसे कि इसको यहाँ से यहाँ तक ले जाने में क्या होता है, बल का प्रयोग होता है। अब बल के माध्यम से वस्तु जो है अपना स्थान परिवर्तित करती है या उसमें परिवर्तन होता है, तो परिवर्तन जो होता है जिस एक स्थान से दूसरे स्थान तक होता है तो उसी को क्या कहा जाता है, गति कहा जाता है, उसी को जो है स्पीड कहा जाता है, मतलब चाल होती है एक प्रकार की। तो उससे रिलेटेड क्या दिए हैं, न्यूटन ने नियम दिए हैं, और इन्हीं नियम के माध्यम से हम बल जो है उसके बारे में ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि बल क्या है, बल की परिभाषा क्या है, बल का फार्मूला क्या है। तो ये न्यूटन की गति के नियम के माध्यम से हमें पता चलता है। अब क्या हुआ कि न्यूटन ने 1686-87 में एक पुस्तक लिखी जिसको कहते हैं न्यूटन की जो है प्रिंसिपिया नाम की एक बुक थी। उसमें इसने गति से संबंध में यानी कि गति के संबंध में कुछ रूल दिए। तो टोटल कितने रूल हैं इसके, 3 नियम हैं। और इन 3 नियम में जो फर्स्ट रूल है उसमें इसने दूसरों की हेल्प ली, यानी कि गैलीलियो ने भी इसकी सहायता की है उस रूल को फाइंड करने में, इसलिए पहले रूल को जो है गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। दूसरा और तीसरा रूल जो है न्यूटन के खुद के नियम है। तो इसने कब दिए, 1686, 87, 87 भी इसमें ऐड कर लेना। और दोस्तों इस टॉपिक्स के यानी कि एमपीपीएससी से रिलेटेड जितने भी यूनिट हैं प्रीलिम्स से रिलेटेड, अगर इन सब के आप नोट्स चाहते हैं कि हमें इन सब के नोट्स मिल जाए प्रॉपर, क्योंकि पीपीटी में मैं सारी चीज़ें नहीं डाल सकता, सारे जो डिस्क्राइब की हुई चीज़ें उनको नहीं डाल सकता, तो सारे नोट्स चाहिए आपको। तो क्या करना है कि प्ले स्टोर पर जाना है और पीएससी अड्डा सर्च करना है। क्या लिखना है, पीएससी अड्डा। और पीएससी अड्डा जैसे आप सर्च करेंगे आपको एमपीपीएससी प्रीलिम्स एंड मेंस बाय पीएससी अड्डा एक ऐसा एप्लीकेशन दिखेगा जिसका लोगो है येलो, जो लोगो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, सेम ऐसा ही लोगो आपको दिखाई देगा। उस ऐप को आपको डाउनलोड कर लेना है। उस ऐप के अंदर एमपीपीएससी प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू से रिलेटेड जितनी भी अध्ययन सामग्री है सब आपको फ्री में मिल जाएगी। तो है ना, अच्छा जल्दी से जाए और प्ले स्टोर से पीएससी अड्डा ऐप को डाउनलोड जरूर कर ले। चलिए हम बात करते हैं न्यूटन के गति के नियमों के बारे में। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि इसका प्रथम नियम क्या है। दोस्तों न्यूटन की गति का जो पहला नियम है इसे हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं और इसे हम गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। अब ऐसा क्यों है, क्यों कहते हैं जड़त्व का नियम, क्यों कहते हैं गैलीलियो का नियम, क्या होता है जड़त्व, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो फर्स्ट रूल दिया है न्यूटन ने वो गैलीलियो की सहायता से दिया है, या गैलीलियो नाम का एक वैज्ञानिक था उसने भी इस रूल को फाइंड कर लिया था न्यूटन से पहले, इसलिए इसको गैलीलियो का नियम भी कहते हैं, इसको न्यूटन का प्रथम नियम भी कहते हैं। अब बात करते हैं कि हम इसे इनर्शिया का नियम क्यों कहते हैं, जड़त्व का नियम क्यों कहते हैं। तो दोस्तों जड़त्व क्या होता है, तो निर्वात, सबसे पहले बात आती है किसकी, निर्वात की, वैक्यूम की। अब ये क्या बला है, निर्वात फिर आ गया, जड़त्व को जान रहे हैं तो उसको जानने के लिए निर्वात आ गया। तो जैसे कि आप गुरुत्वाकर्षण की जो सीमा है, जैसे कि हमारी अर्थ है, हमारी जो पृथ्वी है, अब इसके आसपास एक ऐसा एरिया बना हुआ है कुछ सीमा तक, कुछ हद तक, मतलब कितनी ऊंचाई है मैक्सिमम, उस ऊंचाई से ऊपर जाने के बाद आप वापस नहीं आ सकते। वो कह सकते हैं हम उसको कि स्पेस है, यानी कि अंतरिक्ष है, और यहाँ तक आप गए तो वापस पृथ्वी आपको अपनी ओर खींच लेगी। तो ये एक बल है और इसी बल को हम क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। और जब स्पेस में चले जाते हैं तो वहाँ पर जो वायु है, जो बल है, वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। उसका कोई भी जो प्रेशर होता है वो किसी व्यक्ति के ऊपर, किसी वस्तु के ऊपर नहीं रहता। तो जो वस्तु जहाँ पर है वहीं पर रहेगी, जो स्पीड से चल रही है तो स्पीड से चलती रहेगी। तो इस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, वैक्यूम कहते हैं, निर्वात कहते हैं, जहाँ पर हवा भी नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई बल नहीं है, तो इस एरिया को हम क्या कहते हैं, वैक्यूम या निर्वात कहते हैं। तो इस क्षेत्र को कंसीडर करके ही फिजिक्स के सारे जो रूल हैं वो दिए गए हैं। फिजिक्स यानी कि पृथ्वी को कंसीडर करके नहीं, वो किसको कंसीडर करके बनाई गई है, निर्वात को। तो जड़त्व भी कहाँ पर लागू होगा, निर्वात में। हालांकि पृथ्वी पर भी इसके एग्जाम्पल हमें देखने को मिलते हैं, क्षणिक एग्जाम्पल उनको हम कह सकते हैं, बट होता क्या है कि निर्वात को कंसीडर करके सारे रूल्स जो हैं उनको बनाया है। तो दोस्तों निर्वात में क्या होता है कि कोई भी वस्तु एक स्थान पर हमने रख दी तो वो वहीं पर रहेगी जब तक कि उसको कोई व्यक्ति धक्का देकर या बल लगाकर दूसरे स्थान पर न ले जाए।
तो ये स्थायी है, ये वस्तु क्या है, स्थायी है, जब तक कि इस पर बाह्य बल न लगे। तो जब ये स्थायी है तो इसको क्या कहते हैं हम, स्थायित्व का जड़त्व, इसको क्या कहते हैं, स्थिरता का या स्थायित्व का जड़त्व कहते हैं। और हो क्या रहा है कि हमने कोई वस्तु जो है उसको गति की अवस्था में फेंक दिया, तो उसको रोकने वाला कोई बल नहीं है, वो हमेशा गति करती रहेगी, जिस स्पीड से जिस डायरेक्शन में गति कर रही है तो करती रहेगी जब तक कि उसको रोका न जाए। तो वो गति कर रही है, इसलिए उसमें भी एक जड़त्व है, यानी कि एक फिक्स है, वो फिक्स होना ही जड़त्व कहलाता है, क्योंकि गति की अवस्था में फिक्स है। तो गति की अवस्था में फिक्स है तो उसे हम क्या कहेंगे, गति का जड़त्व कहेंगे। और इन दोनों जड़त्व के माध्यम से ही, यानी कि न्यूटन की गति का जो पहला नियम है इन दोनों के ऊपर ही लागू होता है, इसलिए इसको जड़त्व का नियम कहते हैं। अब है क्या न्यूटन की गति का पहला नियम? तो न्यूटन की गति का पहला नियम कहता है कि जब कोई वस्तु स्थायी अवस्था में है या स्थिर अवस्था में है तो वो स्थिर अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य कारक जो है वो उसको गतिशील अवस्था में न ले जाए या उसको दूर न ले जाए, उसको अलग ना कर दे। या दूसरी जो लाइन इसमें कही गई है वो ये कही गई है कि कोई वस्तु अगर गति की अवस्था में है या गतिमान अवस्था में है तो वो गतिमान अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उसके ऊपर कोई बाह्य बल लगाकर या बाह्य कारक उसको रोक ना दे। तो ये बाह्य कारक जो किसी वस्तु को गतिमान कर सकता है जो स्थिर है, ये बाह्य कारक किसी वस्तु को क्या कर सकता है, रोक सकता है जो गतिमान है। तो उस कारक को हम क्या कहते हैं, उसी कारक को हम कहते हैं बल। और इस बल के बारे में हमें पता कैसे चला कि बल क्या है, तो न्यूटन की गति के पहले नियम से पता चला। तो दोस्तों न्यूटन की गति का पहला नियम क्या देता है, तो ये बल की परिभाषा देता है। एग्जाम में ऐसा प्रश्न आता है। अब ये तो बात हो गई भैया कि परिभाषा हो गई, इनसे रिलेटेड चीजें हो गई। अब हम समझे कैसे, उदाहरण क्या है, कैसे हम समझ सकते हैं कि न्यूटन की गति का पहला नियम कैसे हमारी लाइफ में कैसे हम देख सकते हैं उसको। तो भैया रोज देखते हो, बस से ट्रेवल किया है कभी, कार से किया है, ट्रेन से किया है, वहां पर अपने को देखने को मिलता है। छोटी छोटी चीजें जो हम करते हैं उसमें हमें न्यूटन की गति का पहला नियम देखने को मिलता है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है मैं बताता हूँ आपको, बस वाला। सामान्य तो वही चलता है, एग्जाम में भी पूछा जाता है, बट और भी उदाहरण हैं, उनके माध्यम से भी हम इस चीज़ को समझ सकते हैं। जैसे कि आप एक बस के अंदर खड़े हो, बस भी खड़ी है। अब क्या हुआ कि बस ने चलना शुरू कर दिया। अब बस के साथ साथ आप भी चलना जो है शुरू करने वाले हैं, बट शुरुआत में क्या आप स्थायी हो तो पीछे की ओर झुक जाओगे अगर आपने कुछ पकड़ा नहीं है, कुछ अगर सहारा नहीं है, सीट पे नहीं बैठे हो तो पीछे की ओर गिर जाओगे। ऐसा होता है सामान्य। तो यहाँ पर क्या है, आप स्थायी हो और आपके नीचे का जो स्पेस है यानी कि जो जगह है उसने चलना शुरू कर दिया है। तो फिर धीरे धीरे आप भी उसके साथ चलना शुरू कर दोगे। अब हुआ क्या कि एक स्टॉप आया, ब्रेकर आ गया। अब ब्रेकर के वहां जाके बस वाले ने ब्रेक लगा दिया। तो अब आपकी बॉडी जो है गति की अवस्था में आ गई थी, पहले इसमें स्थिरता का जड़त्व था तो आप पीछे की ओर झुक गए। अब क्या आपकी बॉडी गति की अवस्था में आ गई, तो आपकी बॉडी जब गति की अवस्था में आ गई, बस ने ब्रेक यानी कि नीचे का जो जगह है उसने तो रुक गया, बट आपकी बॉडी अभी भी गति की अवस्था में, तो आप आगे की ओर झुक जाएंगे। जैसे कि इमेज दिखाई दे रहा है, कार चला रहा था, इसने अचानक से ब्रेक लगाया, ये आगे की ओर झुक गया। अब मैं एक अच्छा एग्जाम्पल आपको बताता हूँ कि जैसे कि बाइक पर बैठ कर जाते हैं किसी दोस्त के पीछे, अच्छी स्पीड में बाइक चला रहा है, उसको सामने आने वाला जो ब्रेकर है वो भी नहीं दिखाई देता, तो आप क्या 2 से 3 फीट ऊपर उछल जाते हो। बाइक स्पीड में चल रही है, 120 की स्पीड में चल रही है, 100 की स्पीड में आप 4 फीट ऊपर उड़ गए। फिर भी आपको देखने को क्या मिलता है कि भाई मैं अभी तो गिर जाता पीछे, मैं अभी गिर जाता पीछे, तेरे को पकड़ रखा था या नहीं भी पकड़ रखा था, फिर भी वो बाइक पे आकर ही गिरता है। इसका रीजन पता है कि आपकी बॉडी भी 120 की स्पीड में क्या करती है, गति करती है। जब आप 120 की स्पीड पे बाइक पे गति करते हो तो उसमें हमेशा वो क्या रहता है कि एक स्पीड बनी रहती है, एक गति बनी रहती है, जब तक कि कोई बल उसको रोके ना। और बल कौन सा रोकता है, अर्थ पर अगर हम देखें तो बल रोकता है कि गुरुत्वाकर्षण बल रोकता है, हवा का बल रोकता है। जैसे कि आप बॉल फेंक रहे हो,
वो फेंकने के बाद अगर निर्वात में फेंक दिया तो जाती रहेगी जब तक कि उसको रोका ना जाए। बट अर्थ पे क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण की वजह से वो रुक जाती है, पत्थरों से टकराने की वजह से वो रुक जाती है। ठीक है, ऐसे समझ सकते हैं। उसके बाद और कैसे समझ सकते हैं, तो जैसे कि एक ग्लास है, पानी का ग्लास आपने लिया, ग्लास के ऊपर क्या किया कि हमने एक पेपर लिया, एक कागज लिया, थोड़ा मतलब ऐसा है कि वो आसानी से इसके ऊपर टिक जाए। ऐसा पेपर लेने के बाद क्या किया, इसके ऊपर हमने एक सिक्का रख दिया। अब इस पेपर को मारो जोर से, एक हाथ से, मतलब उंगली से मारोगे तो ये पेपर निकल जाएगा और सिक्का ग्लास के अंदर गिर जाएगा। अभी करके देख सकते हो घर पे आप लोग। तो ये भी क्या है कि सिक्का स्थिर है, कागज में गति हुई है तो सिक्का जहां पर है वहीं पर रहेगा और नीचे गिर जाएगा। ऐसा करके देख सकते हैं। जैसे कि और कैसे हम चेक कर सकते हैं, तो कंबल देखा है, कंबल आप लोगों ने, उसके अंदर धूल जम जाती है, फिर क्या करते हैं, उसको लकड़ी से पीटते हैं बेचारे को। लकड़ी से पीटने के बाद क्या होता है कि उसके अंदर जो धूल के कण होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं, यानी कि धूल अलग छट जाती है, कंबल साफ हो जाता है। वो भी न्यूटन की गति का पहला नियम है। कैसे, कंबल को पीटते हो तो आगे पीछे होता है और जो कण होते हैं धूल के वो होते हैं स्थिर अवस्था में। तो जब वो स्थिर अवस्था में होते हैं तो पीछे रह जाते हैं, आगे जाते हैं तो फिर वो पीछे रह जाते हैं। तो दोनों तरफ क्या होना शुरू हो जाते हैं, अलग होना शुरू हो जाते हैं। और जब दोनों तरफ अलग होना शुरू हो गए तो यहाँ भी क्या होगा, न्यूटन की गति का पहला नियम होगा। तो ये सारे एग्जाम्पल हैं दोस्तों न्यूटन की गति के पहले नियम के। अगर आपको न्यूटन की गति का पहला नियम समझ में आया तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और साथ साथ में अभी तक आपने वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो कर दो यार, क्या जाता है तुम्हारा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। चलो आगे हम बढ़ते हैं अब न्यूटन की गति के दूसरे नियम की ओर। बड़ा टॉप लगता था स्कूल में जब पढ़ते थे, रटना पड़ता था न्यूटन की। पहला नियम याद हो जाता है, तीसरा भी हो जाता है, दूसरा नियम बड़ा हरामी है। कोई हरामी नहीं है भाई, याद हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। क्यों दिक्कत वाली बात नहीं है, क्या कहते हैं इसको, तो न्यूटन की गति का जो दूसरा नियम है दोस्तों, इसको संवेग का नियम भी कहते हैं या लॉ ऑफ मोमेंटम भी इसको कहा जाता है। यानी कि मोमेंटम संवेग का नियम के नाम से भी ये जाना जाता है। ऐसा कैसे, क्या होता है संवेग, हमें तो पता ही नहीं है संवेग का। बताता हूँ भाई, रुको तो सही। चलो सबसे पहले बात करते हैं हम वेग के बारे में, वेलोसिटी। अब वेलोसिटी क्या है इसके बारे में भी नहीं पता, तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में, तो हम बात कर लेते हैं भैया चाल के बारे में। अरे चाल क्या है इसके बारे में भी नहीं पता, तो दूरी के बारे में बात कर लेते हैं। अच्छा हाँ, दूरी का तो पता है, दूरी का पता है, समय का पता है। जब इन दोनों चीज़ों का पता है तो हम चाल की बात कर सकते हैं। जैसे कि मान लो कि आप 1 घंटे में अपने घर से अपने इंस्टीट्यूट, अपने कॉलेज चले जाते हैं, ठीक है। अब आपने 20 किलोमीटर की दूरी तय की अपने साइकिल के माध्यम से, अपनी बाइक के माध्यम से। कितने समय में की, 1 घंटे में की, 1 आवर में की। तो आपकी चाल क्या हो गई, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। सुनते हो ना ऐसा कि मेरी चाल ये है। बाइक से जा रहे हो 40 किलोमीटर पर आवर, 1 घंटे में 40 किलोमीटर। अब 1 घंटे की बात कर रहे हो, अगर ज़्यादा चले कम चले तो फिर कैसे फाइंड करेंगे, तो जैसे कि इसका फार्मूला होता है चाल का कि जितनी दूरी आपने चली है, जितने समय में चली है, उससे हम क्या निकाल सकते हैं, चाल निकाल सकते हैं। तो चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। डिस्टेंस जितनी आपने चली है, कितने समय में चली है। मान लो मैंने 80 किलोमीटर ट्रेवल किया है आज, 2 घंटे में कर लिया, तो 2 घंटे में कर लिया, तो मेरी चाल कितनी हो जाएगी, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये तो बात हो गई 40 इसकी चाल की। तो चाल क्या है दोस्तों, तो एक अदिश राशि है। अदिश राशि और सदिश राशि क्या होगी फिर, ये नया क्या है। तो दोस्तों होता क्या है कि जहाँ पर हम केवल परिमाण की बात करते हैं, परिमाण यानी कि जो मान होता है उसकी बात करते हैं, तो उसे हम कहते हैं अदिश राशि। और जहाँ पर परिमाण के साथ साथ हम डायरेक्शन यानी कि किस दिशा में चले हो, आपकी डायरेक्शन की भी जब बात होने लगे तो उसे हम क्या कहते हैं, सदिश राशि कह देते हैं। ठीक है, थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा, फिर मैं ज़्यादा समझाने की कोशिश करूँगा। जैसे कि न्यूटन की गति का पहला नियम मैंने आपको समझाया। चलिए थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि जहाँ पर परिमाण की यानी कि केवल जो वैल्यू है उसकी हम बात कर रहे हैं, मान की बात कर रहे हैं, तो वो अदिश राशि है। और जहाँ पर जो वैल्यू है उसके साथ साथ डायरेक्शन की भी बात कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, सदिश राशि हो जाएगा। कैसे, तो जैसे कि
मान लो मैं अभी मंदसौर में हूँ, मंदसौर से मुझे रतलाम जाना है। रतलाम और मंदसौर जो है इसके बीच में ऐसा सीधा रोड तो होगा नहीं, मैं बाय रोड जा रहा हूँ, इस प्रकार से इधर गया, जावरा गया, जावरा के बाद में फिर रतलाम पहुंचा। तो ये डिस्टेंस कितनी है, तो ये मान लो कि 100 किलोमीटर डिस्टेंस है। ठीक है, अब मैंने पहले इस डायरेक्शन में यानी कि नॉर्थ में चलना शुरू किया, फिर मैं ईस्ट में मुड़ गया, फिर मैं नॉर्थ के बाद जो है साउथ में मुड़ गया। तो इस प्रकार से मेरी डायरेक्शन बदलती रही। अब हुआ क्या कि मैं बाय एयर यानी कि जो है इसके हेलीकॉप्टर के जा रहे हैं या बाय हम कह सकते हैं एरोप्लेन के जा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा कि ये सीधा मुझे यहाँ पर ले जाके छोड़ देगा। तो इसने तो 80 किलोमीटर चला, एक ही डायरेक्शन में चला, बाय रोड अलग अलग डायरेक्शन में। तो जब हम रोड पे जाते हैं तो वहाँ पर हम क्या कहते हैं कि मैं चाल से चल रहा हूँ, और जब हम एक ही डायरेक्शन में जाते हैं तो यहाँ पर ये चाल किस में कन्वर्ट हो जाती है, वेग में, कि मैं 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चला, और किस डायरेक्शन में चला, साउथ में चला, साउथ वेस्ट में चला, ईस्ट में चला, जिस डायरेक्शन में चला वो डायरेक्शन भी अगर साथ में हम ऐड कर देंगे तो उसको क्या कहेंगे, वेलोसिटी कहेंगे, उसको वेग कहेंगे। ठीक है, समझने का प्रयास करते रहना। अब ये जो वेग होता है दोस्तों, इस वेग के साथ जो वस्तु जा रही है, जैसे कि मैं जा रहा हूँ भैया 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से साउथ डायरेक्शन में जा रहा हूँ, और मैं जो है 60 kg का हूँ, 60 किलो का हूँ। तो अगर मेरा वेट इस वेग के साथ क्या कर दिया जाए, वेट को हम यहाँ पर फिजिक्स की लैंग्वेज में द्रव्यमान कहेंगे, भार का यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है। द्रव्यमान, द्रव्यमान यानी कि हर जगह एक समान होता है। तो मेरा द्रव्यमान 60 किलोग्राम है, तो अगर मैं द्रव्यमान के साथ गति कर रहा हूँ और गति जो है एक ही डायरेक्शन में कर रहा हूँ, तो क्या बन जाएगा, वो संवेग बन जाएगा। तो संवेग यानी कि जो मोमेंटम होता है वो होता है m इंटू वी। m यानी कि द्रव्यमान, v यानी कि वेलोसिटी, वेग। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। जैसे कि मान लो अब उदाहरण के तौर पर हम लेते हैं कि एक रॉकेट है। ठीक है, रॉकेट ने चलना शुरू किया, यहां से यहां तक पहुंच गया। अब ये यहां से यहां तक पहुंचा तो इसका कुछ क्या है, द्रव्यमान है m, यहाँ पर भी क्या है, कुछ द्रव्यमान है m2, यहाँ पर m1 मान लेते हैं। जब ये यहाँ से यहाँ तक पहुंचा तो सेम डायरेक्शन में जा रहा है, एक ही दिशा में जा रहा है, तो इसकी कुछ स्पीड होगी, जैसे कि मान लो हम 400 किलोमीटर पर घंटा मान लेते हैं इसकी स्पीड। तो 400 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से यहाँ तक पहुंचा, तो अगर इसके साथ में मैं m को भी कंसिडर कर लूँ तो ये क्या हो जाएगा, इसका संवेग हो जाएगा, कि इस संवेग से ये यहाँ पर चला था। ठीक है, आया समझ में, कोशिश करते हैं समझने की। और संवेग जो है, अब उसका नियम कैसे, द्वितीय नियम, तो इसको अब समझते हैं कि यह नियम कहता है कि अगर कोई वस्तु जो है उसमें संवेग परिवर्तन की दर, वस्तु की गति में संवेग परिवर्तन की दर जो होती है वो लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती होती है। वस्तु के या किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर, संवेग परिवर्तन की जो दर होती है वो किसके बराबर होती है, लगाए गए बल के बराबर या अनुक्रमानुपाती होती है। अब मान लो मैं मान लेता हूं कि m कोई वस्तु है, उसका द्रव्यमान है वस्तु का, और उसके बाद v यानी कि उसकी वेलोसिटी है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया संवेग। और संवेग में परिवर्तन कैसे होता है, समय के साथ होता है। तो समय के साथ परिवर्तन हो रहा है तो m इंटू वी अपॉन टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F, यानी कि लगाए गए बल के बराबर होता है। तो यहाँ से हमें बल का फार्मूला मिल जाता है, क्योंकि F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m v अपॉन टी। ठीक है, यही हो रहा है, m इंटू वी अपॉन टी। तो इसको हम कह सकते हैं m v अपॉन टी, यानी कि वेग में समय के साथ जो परिवर्तन हो रहा है, द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं हो रहा है, किस में परिवर्तन हो रहा है, वेग में। तो यहाँ से वेग में जो परिवर्तन होता है उसको हम कहते हैं त्वरण। वेग में समय के साथ जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं, त्वरण। और यहीं से फार्मूला आता है बल का, कि बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण हो जाता है। बल बराबर क्या हो जाएगा, फोर्स इज इक्वल टू द्रव्यमान इंटू त्वरण। ये किसका फार्मूला मिल गया, यहां से अपने को बल का फार्मूला मिल गया। किससे मिला, न्यूटन की गति के दूसरे नियम के माध्यम से मिला।
अब ये तो समझ में आ रहा है कि हाँ ऐसा ऐसा हो सकता है, डेली लाइफ में कैसे समझ सकते हैं? एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम में तो हमसे एग्जाम्पल ही पूछेगा ना, उदाहरण ही पूछेगा। जी हाँ, उदाहरण पूछता है। कैसे? बल जो है संवेग में परिवर्तन की दर के इज इक्वल कैसे होता है, यानी कि बराबर कैसे होता है? जैसे कि आप किसी बिल्डिंग पे खड़े हैं भैया, खड़े हो सकते हैं, खड़े होंगे भी, ठीक है। अब आप सोच रहे हैं कि मुझे यहाँ से नीचे कूदना है। ऐसा करना नहीं है भाई, सोचना है केवल। विज्ञान है, विज्ञान में क्या होता है, सबसे पहले विचार आता है। अब उस विचार को प्रयोग में नहीं बदलना है अपने को। मान लो कि तुम इस बिल्डिंग पे खड़े हो, बिल्डिंग से नीचे गिरोगे तो क्या होगा? पैर टूट जाएंगे, हाथ टूट जाएंगे, हो सकता है कि तुम बचो भी ना। ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है, ठीक है। तो ये यहाँ पर न्यूटन की गति का दूसरा नियम लगता है। कैसे? समझ में नहीं आया, चलो समझाता हूँ। आप ऊपर खड़े हैं तो आपका कुछ ना कुछ द्रव्यमान है। हाँ, द्रव्यमान तो है, मैं 60 किलो का हूँ, द्रव्यमान तो है मेरे अंदर, ठीक है। आपके अंदर जो द्रव्यमान है, उस द्रव्यमान के साथ आप नीचे कूदोगे, यानी कि डायरेक्शन एक समान होगी कि नहीं होगी? हाँ, ये भी समझ में आ रहा है कि डायरेक्शन एक समान होगी। तो जब डायरेक्शन एक समान होगी तो वहाँ पर आपकी कुछ स्पीड भी बनेगी कि आप 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गिर रहे हो, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गिर रहे हो। हाँ, बनेगा। तो द्रव्यमान और वेग हो गया, एक ही डायरेक्शन में चाल हो रही है, यानी कि वो क्या हो गया? वेग हो गया। तो दोनों एक साथ गिर रहे हो, किसके साथ परिवर्तन हो रहा है? समय के साथ वो बदलेगा। हाँ, बदलेगा। समय मतलब कुछ समय तो लगेगा नीचे गिरने में, ठीक है, वो लगेगा। तो वो संवेग में परिवर्तन की दर है समय के साथ, और वो किसके बराबर होती है? तो सामने से जो बल, अब सामने से बल कौन लगाना आ गया फिर? तो जो अर्थ है वो बल लगा रही है। तो आपकी जो संवेग में परिवर्तन की दर होगी, यानी कि आपका भार, कौन कौन मैटर करता है वहां पर? आपका भार या आपका द्रव्यमान, और जो वेलोसिटी है, वेग, वो, और जो समय लग रहा है ऊपर से नीचे गिरने में, वो तीनों चीजें मैटर करती है। और वो तीनों चीजें एक साथ जब मिलती हैं तो जब पृथ्वी पे गिरते हैं तो जिस स्पीड से गिर रहे हैं उतना बल पृथ्वी का आपके ऊपर लगेगा। धीरे धीरे गिरे, यानी कि रस्सी से उतारे नीचे, अचानक जाके छोड़ दिया तो चोट नहीं लगेगी, क्योंकि समय ज्यादा लग रहा है। और समय क्या है? नीचे है। तो समय जितना ज्यादा होगा, बल उतना क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। समय जितना कम, 1 सेकंड में गिर गए ऊपर से नीचे, तो बल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। किसी ने रस्सी से नहीं बांधा, ऐसे ही फेंक दिया, तो पृथ्वी का बल क्या होगा? ज्यादा लगेगा, और ज्यादा लगेगा तो चोट भी ज्यादा लगेगी। चोट भी ज्यादा लगेगी तो क्या होगा? हाथ पैर टूट जाएंगे, मर भी सकते हैं। ऐसा करना नहीं है भाई, केवल हम एज्यूम कर रहे हैं, हम सोचने की कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ पर लागू होता है न्यूटन की गति का दूसरा नियम। आया समझ में? हाँ, वहां पर लागू होगा। तो जितना आपका संवेग में परिवर्तन की दर जो है जितनी ज्यादा होगी, बल भी उतना ज्यादा होगा। फिर और कैसे समझ सकते हो? सर इसको तो डेली लाइफ में कर नहीं सकते। तो क्या कर सकते हैं डेली लाइफ में? क्रिकेट खेलते हो? लड़के तो खेलते ही होंगे, क्योंकि क्रिकेट का ही तो कीड़ा है एमपी के लोगों के अंदर। जाते कोई नहीं है, सिलेक्ट कोई नहीं होता, बस गांव में, गली में, स्टेडियम तक खेल लेते हैं, मैक्सिमम इतना ही होता है। मुझे भी बहुत कीड़ा था क्रिकेट खेलने का। अब क्रिकेट में क्या होता है कि एक फील्डर होता है। फील्डर जब किसी बॉल को कैच करता है, ये देखो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है तुम लोगों को, ये फील्डर है। ये एक मतलब ऐसा फील्डर है जो नया नया है, और ये जो है थोड़ा टैलेंटेड है, मतलब लंबे टाइम से जो है क्रिकेट खेल रहा है। तो हुआ क्या कि ये जब कैच ले रहा है तो अपने हाथ को आगे ले जा रहा है। अब बॉल आ रही है, बॉल का क्या है? कुछ ना कुछ द्रव्यमान है, बॉल की एक स्पीड है, और एक ही डायरेक्शन में आ रही है, इसलिए क्या है? वेग है। तो द्रव्यमान इंटू वेग, ये क्या हो गया? संवेग। और संवेग यानी कि समय के साथ आ रही है, तो यहाँ पर क्या है? टाइम भी है। तो संवेग में परिवर्तन की दर। अब इस भाई ने क्या लगाया? बल लगाया इसको रोकने के लिए। तो इसको ज्यादा बल लगाना पड़ेगा अगर संवेग में परिवर्तन की दर जो है ज्यादा, यानी कि बॉल की स्पीड कितनी है, कितने समय में आ रही है, वो सारी चीजें मैटर करती है। ये आगे हाथ लेके गया तो ये बॉल जाके इसके हाथ में चिपक जाएगी तो हाथ लाल हो जाएंगे, क्योंकि बल ज्यादा लगाना पड़ा। अब ये थोड़ा टैलेंटेड फील्डर था, तो इसने क्या किया कि बॉल को अपने हाथ के साथ साथ पीछे लेके गया, और बॉल का जो संवेग था उसको क्या कर दिया? इसने कम कर दिया। जिस वेग से आ रही थी उस वेग को इसने कम कर दिया, पीछे हाथ ले जाके कैच ले लिया भैया। अब पीछे हाथ ले जाकर इसने जब कैच लिया तो इसको बल कम लगाना पड़ेगा, क्योंकि संवेग क्या हो गया? कम हो गया। तो ये अपनी लाइफ में करते तो रोज है हम, पर पता नहीं है कि क्या करते हैं। तो ये न्यूटन की गति का दूसरा नियम का सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल है।
चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे नियम की ओर। तो न्यूटन की गति का तीसरा नियम क्या है? फर्स्ट रूल हमने पढ़ा जिसे जड़त्व का नियम, गैलीलियो का नियम कहते हैं। दूसरा रूल हमने पढ़ा जिसको संवेग का नियम भी कह सकते हैं, उसके एग्जाम्पल भी हमने देखे। अब हम देखते हैं दोस्तों न्यूटन की गति के तीसरे नियम के बारे में। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है, तीसरा नियम क्या है? तो दोस्तों जो तीसरा नियम है न्यूटन की गति का, उसे हम कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया नियम, एक्शन रिएक्शन लॉ। ये क्या बोला है भैया? क्रिया प्रतिक्रिया क्या होती है? तो प्रकृति में जितनी भी क्रियाएं होती हैं उसके विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यानी कि कोई भी क्रिया हो रही है, कोई भी कार्य हो रहा है, जिस डायरेक्शन में हो रहा है उसकी विपरीत डायरेक्शन में भी एक कार्य होता है और इसी को कहते हैं प्रतिक्रिया। कैसे? देखो, आपने अपने पास में खड़े व्यक्ति को थप्पड़ मार दिया भैया, वो भी मारेगा, दो मारेगा, एक नहीं, तो वो उसकी प्रतिक्रिया है। आपने मारा, सामने वाला भी मारेगा, बट ये साइंस नहीं है, वो भावनात्मक चीजें हैं। कि मान लो कि आप एज ए फादर यानी कि किसी पिता ने अपने बेटे को मारा, बेटा उसको नहीं मार सकता, तो वो भावनात्मक चीजें हैं। बट साइंस कैसे है क्रिया प्रतिक्रिया? तो जैसे कि हम देखते हैं कि आप नाव में कभी सफर किया हो तो किनारे पर जब उतरते हैं, नाव से किनारे पर उतर रहे हैं, तो जब किनारे पर कोई व्यक्ति उतरता है नाव से, तो नाव के ऊपर एक बल लगाता है और वो आगे की तरफ निकल जाता है। ठीक है, किनारे पर कूद गया, किनारे पर वो जब कूदता है तो नाव के ऊपर जो बल लगाता है उससे नाव भी थोड़ी पीछे की ओर जो है धक्का लगता है, नाव पीछे चली जाती है। हाँ, ऐसा तो हमने सोचा ही नहीं कि यहाँ पर प्रतिक्रिया भी हो रही है। तो ये इसका एक एग्जाम्पल है न्यूटन की गति के तीसरे नियम का, कि जहां पर आप क्रिया कर रहे हो, क्रिया क्या कर रहे हो? किनारे पर जाने की कोशिश कर रहे हो, किनारे पर उतरने की कोशिश कर रहे हो। प्रतिक्रिया क्या हो रही है कि नाव के ऊपर भी बल लग रहा है और नाव जो है पीछे की ओर जा रही है। और क्या है? तो और जैसे कि हम देखते हैं कि कोई बंदूक चलाता है, पहले वो बड़ी बड़ी जो राइफल्स होती थी, तो उनसे गोली दागते समय अपने कंधे को मजबूत रखना पड़ता था। इसका रीजन क्या है? कि जब गोली आगे जाती है, क्रिया करती है, तो गोली बंदूक को पीछे धक्का देती है, जिससे बंदूक चलाने वाले को तेज झटका लगता है। तो ये भी क्या है? ये भी क्रिया प्रतिक्रिया नियम है। और रॉकेट उड़ता है, तो रॉकेट उड़ने से पहले क्या करता है? नीचे की ओर प्रेशर लगाता है। जब वो प्रतिक्रिया करता है तो उसके विपरीत क्या होती है? प्रतिक्रिया होती है और ऊपर की ओर उठना शुरू हो जाता है। भैया इतने में तो समझ में आ जाना चाहिए आप लोगों को कि क्रिया प्रतिक्रिया नियम क्या है। तो न्यूटन की गति का तीसरा नियम क्या कहता है? तो न्यूटन की गति का तीसरा नियम कहता है कि प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। इसे ही हम एक्शन रिएक्शन लॉ के नाम से जानते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो दोस्तों ये थे न्यूटन की गति के 3 नियम। इसको किसने दिया? न्यूटन ने दिया। कब दिया? 1686-87 में उसने एक बुक लिखी थी। उस बुक में, जिसको कहते हैं लॉज ऑफ प्रिंसिपिया, उस बुक में इसने क्या किया था? सारे जो नियम है उनको बताया था, लोगों के सामने वो लेकर आया था। ठीक है, तो ये फिजिक्स का पहला रूल हुआ, पहला मौलिक सिद्धांत हुआ। दोस्तों अगर आपने इनको अच्छे से समझ लिया है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको समझ में आ गए हैं। अगर ये आपको समझ में नहीं आए हैं तो भी मुझे कमेंट करके बताएं कि हमें समझ में नहीं आए हैं। नेक्स्ट मैं आगे फिर से आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, जैसा भी आपका रिएक्शन है, जैसा भी आपको लगा है, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। अभी तो हम आगे पढ़ने वाले हैं, जाना नहीं है कहीं, केवल कमेंट करना है। चलो आगे क्या पढ़ेंगे? तो दोस्तों आगे हम नेक्स्ट रूल पढ़ने वाले हैं संवेग संरक्षण का नियम। यानी कि जो मोमेंटम होता है उसका कंजर्वेशन का जो रूल है, मोमेंटम कंजर्वेशन रूल, वो क्या है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो दोस्तों इसका सामान्य सी बात है कि संवेग जो है जहाँ पर संरक्षित रहता है उसे ही हम संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। और इसी सिद्धांत पर जो रॉकेट होता है वो चलता है। रॉकेट 2 सिद्धांत पर चलता है, एक न्यूटन की गति के तीसरे नियम पर वो उड़ान भरता है और वो संवेग संरक्षण के नियम पर चलता है। और एग्जाम में क्वेश्चन भी यही आएगा, बट मुझे तो समझाना है, आप लोगों को समझना है, इतना काफ़ी नहीं है, अच्छे से समझेंगे हम तो डीपली।
टाइम लगे तो लगे, 10 मिनट ज़्यादा सही। चलो हम बात करते हैं कि संवेग संरक्षण क्या होता है। तो दोस्तों जो संवेग होता है इसके बारे में हमने न्यूटन की गति के दूसरे नियम में बात करी कि जो द्रव्यमान होता है और जो वेलोसिटी होती है इसके जो मल्टीप्लाई होता है, यानी कि दोनों जो है अगर इनका गुणा कर दिया जाए तो उसे ही संवेग कहते हैं। जैसे मान लो कि एक पॉइंट है, एक बिंदु है, दूसरा बिंदु है, किसी वस्तु को यहाँ से यहाँ तक जाना है, किसी वस्तु को यहाँ से यहाँ तक जाना है, यहाँ पर इसका द्रव्यमान m है, यहाँ पर भी इसका द्रव्यमान m है और ये एक समान वेग से जा रहे हैं, यानी कि इनका वेग क्या है, एक समान है। तो जो संवेग यहाँ पर था, जो वही संवेग अगर इसी बिंदु पर है, तो ये जो गति इसके द्वारा की गई है, ये वेलोसिटी यहाँ पर हुई है और इन दोनों बिंदुओं के बीच जो है संवेग क्या है, वो संरक्षित रहा है। अब ना तो यहाँ पर क्या चेंज होना चाहिए, वेग भी परिवर्तित नहीं होना चाहिए और द्रव्यमान भी परिवर्तित नहीं होना चाहिए, यानी कि वेग भी उतना ही होना चाहिए, द्रव्यमान भी उतना ही होना चाहिए। एक तो इस कंडीशन में संवेग संरक्षित रह सकता है। दूसरी कंडीशन ये होती है कि मान लो वेग बढ़ रहा है, वेग यहाँ पर v1 था, यहाँ पर v2 हो गया और द्रव्यमान यहाँ पर m1 था, यहाँ पर m2 हो गया। तो जितना वेग बढ़ रहा है उतना अगर द्रव्यमान कम हो जाए उसी वैल्यू में, दोनों के मल्टीप्लाई में, जैसे मान लो कि 10 किलो की कोई वस्तु है, 10 किलो की वस्तु है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से वो चल रही है, इसको ऐसे हम समझ सकते हैं। ठीक है, अब इनको कहाँ जाना है, आगे जाना है, आगे जाना है, आगे जाना है। तो 10 × 10 का मल्टीप्लाई कितना होता है, 100। तो इसका संवेग कितना है, 100 किलोग्राम किलोमीटर पर हावर, ये इसका फार्मूला बन गया। अब इनको एक जगह से दूसरी जगह पर, मान लो कि ये 100 किलोग्राम किलोमीटर पर हावर इनका संवेग, ये 10 किलो की वस्तु को हम यहाँ से यहाँ तक ले जा रहे हैं। तो यहाँ पर 10 किलोमीटर पर हावर की इसकी गति थी, यहाँ पर आकर जो है 20 किलोमीटर पर हावर की हो गई। ठीक है, यानी कि चाल जो है बढ़ गई। अब चाल बढ़ गई तो यहाँ पर 20 से मैं 5 का मल्टीप्लाई करता हूँ, तब जाके क्या होता है, 100 होता है, यानी कि संवेग मुझे 100 ही चाहिए। अगर यहाँ पर वेग बढ़ रहा है और उसी रेशो में क्या कम हो रहा है, उसी रेशो में अगर द्रव्यमान कम हो रहा है तो संवेग संरक्षित रहता है। और इसी सिद्धांत पर रॉकेट जो है कार्य करता है कि जैसे जैसे वो रॉकेट का ईंधन कम होता जाता है उसका वेग उसी रेशो में क्या होता जाता है, बढ़ जाता है। और रॉकेट जो है इसी सिद्धांत पर कार्य करता है, इसलिए इसी को संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं कि जैसे जैसे उसका ईंधन कम हो रहा है, जैसे जैसे उसका भार कम हो रहा है, उसका द्रव्यमान कम हो रहा है, उसका वेग बढ़ता जाता है, तो दो बिंदुओं के बीच में उसका संवेग हमेशा संरक्षित रहता है। इसी को हम संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। ठीक है, तो फिजिक्स समझनी है, फिजिक्स के रूल समझने हैं, थोड़ी बहुत मैथ का नॉलेज भी चाहिए, है ना। तो ये जो इक्वेशंस मैं बता रहा हूँ बहुत ही नॉर्मल है, बहुत ही इजी है, इसको समझने की कोशिश करें। अगर समझ में आया संवेग संरक्षण का नियम तो हम आगे बढ़ते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए नेक्स्ट हम आते हैं ऊर्जा संरक्षण के नियम पर। अब ये क्या है भैया, एनर्जी, ऊर्जा। अब ऊर्जा के कई रूप हो सकते हैं, ऊर्जा के कई रूप होते हैं, जैसे कि गतिज ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है, जिसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग प्रकार की ऊर्जा होती है। तो ऊर्जा संरक्षण का जो नियम है दोस्तों, वो कहता है कि जो ऊर्जा है ना उसको कोई नहीं बना सकता, वो नेचुरल है, उसको नहीं बनाया जा सकता। तो ये कहता है कि ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसे ही ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं, यानी कि ऊर्जा जितनी है ब्रह्मांड में उतनी हमेशा रहेगी। बट हमने तो सुना है कि ऊर्जा बनाई जा सकती है, पवन चक्की बिजली बना रही है, सोलर प्लांट जो है बिजली बना रहे हैं, पेड़ पौधे ऊर्जा का निर्माण कर रहे हैं, हमने तो ऐसा सुना है। फिर ऐसा कैसे बोल दिया है कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। अब इसमें एक लाइन और ऐड की गई है, वो ये है कि ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। केवल ऊर्जा को क्या किया जा सकता है, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इसे ही ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। दोस्तों नियम समझना है, नियम के एग्जाम्पल परीक्षा में पूछे जाते हैं, वहां पे हमें जवाब देना है। चलो
बताओ कैसे, ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो होता क्या है कि हम क्या कर सकते हैं, ऊर्जा को ना तो बना सकते हैं ना ही इसको क्या कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। केवल क्या कर सकते हैं, एक रूप से दूसरे रूप में जो है इसको रूपांतरित कर सकते हैं या इसका रूप बदल सकते हैं। जैसे कैसे, उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं कि पवन चक्की है, जैसे कि इमेज जो है आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर। पवन चक्की क्या करती है, तो जो हवा की गतिज ऊर्जा होती है उसको सबसे पहले ये यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है और यांत्रिक ऊर्जा जो है विद्युत ऊर्जा में बदलती है। तो ये क्या हो रहा है, बदल रहा है। जो गतिज ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में बदल रही है, यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल रही है। ये इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर पे आएगी, घर पे आने के बाद हम पंखा चलाएंगे, फिर बल्ब जलाएंगे, तो फिर से ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, या तो ताप ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगी, या प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगी, या फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगी, तो या फिर कन्वर्ट हो जाएगी ये फिर से हवा में, यानी कि जो गतिज ऊर्जा है उसमें कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये क्या हो रहा है, एक रूप से दूसरे रूप में, दूसरे से तीसरे से, तीसरे से चौथे में, चौथे से वापस फिर उसी में। तो एक ऊर्जा के अलग अलग टाइप में क्या कर सकते हैं, इसको परिवर्तन कर सकते हैं। तो आपसे पूछा जाता है कि कौन सा यंत्र जो है कौन सी एनर्जी को कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इस प्रकार के प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जैसे कि आपसे पूछा जाता है कि जो पवन चक्की होती है वो किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में कन्वर्ट करने का काम करती है, पवन चक्की क्या करती है, ठीक है, ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जाता है। तो दोस्तों जो पवन चक्की होती है वो क्या करती है, सबसे पहले गतिज ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में और यांत्रिक ऊर्जा को फिर से विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करती है। यानी कि गतिज को वो विद्युत में बदल रही है डायरेक्टली अगर हम देखें तो। उसके अलावा माइक्रोफोन्स होते हैं, माइक्रोफोन क्या करते हैं, तो दोस्तों जो माइक्रोफोन होते हैं वो क्या करते हैं, तो माइक्रोफोन एक काम करते मतलब ऐसा करते हैं कि हमारी जो वॉइस होती है, हमारी जो आवाज़ होती है उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है उसमें क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में, तो जो प्रकाश होता है वो किस में, रसायन में, यानी कि केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे बहुत सारे यंत्र हैं जो अलग प्रकार की एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं अलग प्रकार की एनर्जी में। जैसे कि आपके पास जो बांध होते हैं, आपके जैसे आसपास कोई भी बांध है, जैसे गांधी सागर बांध है हमारे पास में मंदसौर में, तो यहाँ पर क्या होता है, तो पानी के अंदर एक स्थितिज ऊर्जा होती है वो विद्युत ऊर्जा में बदलती है, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा पहले गतिज में कन्वर्ट होती है, गतिज फिर से किस में कन्वर्ट होती है, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होती है, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, और कैसे कन्वर्ट होती हैं, तो जैसे कि जो स्पीकर्स होते हैं वो क्या करते हैं, तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वॉइस में यानी कि आवाज़ में कन्वर्ट कर देते हैं, ये उनका गुण होता है। तो बहुत सारे ऐसे यंत्र हैं। सोलर पैनल क्या करता है, तो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। तो इनके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। दोस्तों अगर आप ऊर्जा परिवर्तन के बारे में जानना चाहते हैं, इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो जो है आप लोगों के लिए बना सकता हूं। अगर चाहते हैं कि आपको ये चीज़ समझनी है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, मैं इसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो बना दूँगा। चलिए अब हम बात करते हैं गुरुत्वाकर्षण के नियम के बारे में। दोस्तों ये नियम क्या है, किसने दिया, क्यों दिया, इसके अंदर क्या है, सारी चीज़ें फिर से वही। तो गुरुत्वाकर्षण के नियम के बारे में अगर हम बात करें तो गुरुत्वाकर्षण का नियम जो है न्यूटन के द्वारा दिया गया और इसके द्वारा बताया गया कि जो पृथ्वी है वो अपनी चारों ओर की जो वस्तुएं हैं उनको अपनी ओर क्या करती हैं, आकर्षित करती हैं। और जो पृथ्वी अपने चारों ओर की चीज़ों को अपने ओर आकर्षित करती है, इसमें एक बल लगता है और उसी बल को हम क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। उसको ऐसे समझ सकते हैं हम कि ये केवल पृथ्वी पर नहीं होता, किन्हीं भी दो पिंड यानी कि कोई भी दो पिंड हैं, उन दो पिंडों के बीच में ये गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो लगता है। कैसे, जैसे कि एक पिंड है दूसरा पिंड है, तो भौगोलिक पिंडों के बीच में क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल जो है लगता है। ये दोनों पिंड क्या होते हैं, अपने आप को दूसरे को अपनी ओर जो है आकर्षित करते हैं। जैसे कि ये पिंड इसको अपनी ओर आकर्षित करेगा, ये इसको अपनी ओर आकर्षित करेगा, और जो दोनों पिंड एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करेंगे इनके बीच में क्या होगी, कुछ ना कुछ दूरी होगी, और इनके बीच में कुछ दूरी होने के अलावा इनका कुछ क्या होगा, द्रव्यमान होगा। तो एक पिंड का द्रव्यमान मान लो m1 है, दूसरे पिंड का द्रव्यमान मान लो m2 है, और ये दोनों एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, बट इनके बीच क्या होती है, कुछ ना कुछ दूरी होती है। और यही जो आकर्षण बल होता है इसी को हम क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण बल को भी हम F से रिप्रेजेंट करते हैं।
और एफ जो होता है उससे रिलेटेड कुछ रूल्स जो हैं न्यूटन ने दिए थे, यानी कि गुरुत्वाकर्षण से रिलेटेड कुछ नियम जो है इसने दिए थे, इसीलिए इसको गुरुत्वाकर्षण का नियम कहते हैं। तो दो लाइन यानी कि दो वाक्य, दो नियम जो है यहाँ पर न्यूटन के हैं। वो क्या नियम है? तो इसने कहा था कि किन्हीं दो पिंडों के बीच में जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है वो किसके अनुक्रमानुपाती होता है? तो दोनों पिंडों के द्रव्यमान के जो गुणनफल होता है उसके अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि पहला नियम कहता है F अनुक्रमानुपाती m1 इंटू m2। दूसरा नियम कहता है कि जो F होता है वो दोनों के बीच की दूरी जो होती है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि F जो है दोनों पिंडों के द्रव्यमान के मल्टीप्लाई के अगर हम कहें तो अनुक्रमानुपाती होता है, जबकि दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इससे क्या समझ रहे हैं? तो इससे हम समझ रहे हैं कि पिंडों का द्रव्यमान जब बढ़ता है तो गुरुत्वाकर्षण बल भी बढ़ता है, चाहे एक का बड़ा हो दूसरे का बड़ा हो, बट दोनों के बीच में गुरुत्वाकर्षण बढ़ेगा। जबकि दूरी बढ़ती है तो गुरुत्वाकर्षण क्या होगा? कम होगा। तो इन दोनों को अगर हम एक साथ में ले लें तो एक F समानुपाती क्या हो जाएगा? m1 m2 बटे r²। ये फार्मूला बनेगा। जब इस चिन्ह को हम हटाएंगे तो यहाँ पर एक नियतांक लगेगा, तो जिसे हम क्या कह सकते हैं? F इज इक्वल टू जी m1 m2 बटे r²। और ये g क्या है? ये सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, जिसे बड़ा g के नाम से भी हम जानते हैं। अब इसका मान भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो अगर आपको पता है इसका मान क्या है कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। इसके बारे में मैं वीडियो के लास्ट में आपको बताने वाला हूँ कि इसका मान भी कितना है। चलिए, तो यहां से F इज इक्वल टू क्या बन गया? जी m1 m2 बटे r², यानी कि F का मान निकालने का ये मतलब एक सूत्र बन गया, एक फार्मूला बन गया। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है गुरुत्वाकर्षण? दोनों पिंडों के द्रव्यमान के ऊपर और दोनों के बीच की दूरी। दूरी कहाँ से कंसिडर करते हैं? दोनों के सेंटर से, दोनों पिंडों के जो सेंटर है वहां से दूरी को कंसिडर किया जाएगा। जितनी ज्यादा दूरी होगी गुरुत्वाकर्षण का मान भी उतना कम होगा, और दोनों का जो द्रव्यमान होगा जितना ज्यादा होगा गुरुत्वाकर्षण का मान भी उतना ज्यादा होगा। इस बात को भी ध्यान रखना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम केपलर के जो ग्रहों की गति से संबंधित नियम है उनके बारे में, कि दोस्तों ये जो केपलर है इसने कौन से नियम दिए। तो केपलर ने जो ग्रह गति करते हैं, ग्रह तो जानते हैं सभी कि जितने भी ग्रह हैं वो सूर्य के आसपास क्या करते हैं? उसका परिक्रमण करते हैं, यानी कि उसकी चक्कर लगाते हैं, परिक्रमा करते हैं, तो उससे परिक्रमण हम कहते हैं। और जो ग्रहों की गति हो रही है इससे रिलेटेड केपलर ने क्या दिए हैं? 3 नियम दिए हैं, और इसीलिए इनको केपलर की ग्रहों की गति से संबंधित नियम कहते हैं। तो दोस्तों ये पहला नियम बताता है केपलर कि जो सूर्य है उसके चारों तरफ जो ग्रह परिक्रमा करते हैं वो इस प्रकार से करते हैं दीर्घ परवलयाकार, यानी कि जो परवलयाकार या दीर्घ वृत्ताकार पथ होता है इस पर। मतलब बिल्कुल सूर्य ऐसा नहीं होता है कि इसके चारों ओर जो है ऐसे वृत्त की आकृति में ग्रह गति करते हैं, नहीं। वो कैसे गति करते हैं? तो गति करते हैं परवलयाकार या दीर्घ वृत्ताकार पथ पर। ये जो पथ आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, यानी कि एक इग शेप जो होता है उसमें ये गति करते हैं। और दूसरा इसने बताया कि जो सूर्य होता है ये सेंटर में स्थित नहीं होता। सूर्य कहाँ पर स्थित होता है? तो सूर्य जो है इसके फोकस बिंदु पर स्थित होता है, कि जो दीर्घ वृत्त है इसके फोकस पर सूर्य स्थित होता है, और इसके चारों तरफ जो ग्रह हैं वो क्या करते हैं? एलिमेंट जितने भी ग्रह हैं, जितने भी प्लैनेट्स हैं वो क्या करते हैं? इसके मतलब इस पथ पर गति करते हैं। तो पहला ये बताया। दूसरा ये बताया कि सूर्य कहाँ पर होता है? तो सूर्य इसके फोकस बिंदु पर स्थित होता है। फिर और क्या इसने बताया? तो इसने बताया कि जो ग्रह गति करते हैं उनका जो क्षेत्रीय वेग होता है, अब ये कौन सा नया वेग आ गया भैया? वो हमेशा नियत होता है। पहले नियम में इसने बताया कि एक तो दीर्घ वृत्ताकार पथ पर गति करता है सूर्य, हमेशा इसके फोकस पर स्थित होता है, ये इसका पहला रूल हो गया। दूसरा रूल इसका हो गया कि इसका जो क्षेत्रीय वेग होता है वो हमेशा नियत होता है। किसका? जो प्लेनेट हैं, जो ग्रह हैं उनका। अब ये क्षेत्रीय वेग क्या है भैया? तो जैसे कि हम मान रहे हैं कि अगर सूर्य यहाँ पर होता तो ग्रह जो है इसके सामने इस प्रकार से गति करते हैं, दूरी लगभग सेम होती है, अलग अलग नहीं होती। बट हम देखते हैं कि यहाँ से क्या होता है कि अगर जो ग्रह हैं वो यहाँ पर हैं तो सूर्य से सबसे दूर है, अगर ग्रह जो है यहाँ पर हैं तो सूर्य के सबसे पास है। यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी एक पॉइंट ऐसा आता है जो सबसे पास है, एक पॉइंट ऐसा आता है सब सबसे दूर है।
तो क्या होता है कि जो ग्रह जब सूर्य से दूर चला जाता है तो उसकी जो स्पीड होती है, उसका जो वेग होता है वो कम हो जाता है, ये कहता है केपलर। और जब सूर्य के पास आता है तो उसका वेग जो है बढ़ जाता है, और इसी से हम क्षेत्रीय वेग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर 4 पॉइंट जो है इस चित्र में बनाए गए हैं, ए, बी, सी और डी। अब इन चारों क्षेत्रों के एरिया हम ले लेते हैं। ए से बीच मतलब 3 एरिया बन रहे हैं, ए से बी के बीच का क्षेत्र, बी से सी के बीच का क्षेत्र और सी से डी के बीच का एरिया या क्षेत्र। तो ये क्षेत्र ए हो गया, इसको बी हम कह देंगे, इसको सी कह देंगे। तो ये कहता है कि ये तीनों एरिया अगर बराबर है, जैसे ये क्षेत्र, जैसे लंबाई इसकी मतलब लेंथ जो है वो बड़ी हुई है, इसमें थोड़ा कम हो गया, इसमें जो है इस टाइप से। तो अगर मान लेते हैं हम तीनों इक्वल हैं, बराबर हैं, तो सूर्य को यहाँ से यहाँ तक आने में जितना समय लगेगा उतना ही समय यहाँ से आने तक, यहाँ से यहाँ तक आने में, और उतना ही समय यहाँ से यहाँ तक आने में लगेगा। तो जैसे जैसे सूर्य से दूर होते जाते हैं ग्रह, उनकी स्पीड कम हो जाती है, क्योंकि उनको उतना ही क्षेत्रीय वेग जो है उसमें गति करनी होती है, और जैसे जैसे पास आते हैं उनकी स्पीड जो है बढ़ जाती है। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। उसके बाद हम बात करते हैं कि तीसरा रूल क्या दिया। तो तीसरा रूल इसने दिया कि ग्रह और सूर्य के बीच की जो औसत दूरी होती है उसके ही रेस्पेक्ट में क्या होता है, उस ग्रह का परिक्रमण काल होता है। तो इससे रिलेटेड एक फार्मूला इसने दिया कि टी स्क्वायर समानुपाती होता है r की घात 3 या r क्यूब के। अब टी क्या है, तो यह है परिक्रमण काल। ये क्या है, परिक्रमण काल का स्क्वायर किसके मतलब बराबर होता है, तो जो बीच की औसत दूरी है, सूर्य और ग्रह के बीच की जो औसत दूरी है उसके घन के अनुक्रमानुपाती होता है। जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी सूर्य और ग्रह के बीच में, उसका परिक्रमण काल भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। बट इस रेशो में बढ़ेगा कि अगर दूरी घात 3 में बढ़ रही है तो परिक्रमण काल जो है घात 2 में बढ़ेगा, इस रेस्पेक्ट में बढ़ते हैं। तो इसलिए तो हम देखते हैं कि सूर्य के सबसे पास जो है बुध ग्रह है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है। तो इनका परिक्रमण काल जो है जैसे जैसे सूर्य से दूर होते जाते हैं वो बढ़ते जाता है। तो केपलर ने ये तीनों रूल दिए। पहला रूल, सूर्य के चारों ओर सभी ग्रह जो हैं दीर्घ वृत्ताकार पथ पर गति करते हैं और सूर्य उसके फोकस पर स्थित होता है। दूसरा रूल कि जो ग्रह होते हैं उनकी गति का जो क्षेत्रीय वेग होता है वो क्या होता है, नियत होता है। तीसरा रूल, परिक्रमण काल का स्क्वायर जो ग्रह और सूर्य के बीच की औसत दूरी है उसके घन के अनुक्रमानुपाती होता है। ये तीनों रूल हैं, ये से भी आप समझ सकते हैं। जो मैंने समझाया इमेज के माध्यम से, उसके माध्यम से भी आप समझ सकते हैं। इस वीडियो का जो जितना भी डिस्क्रिप्शन, जो भी डिस्क्राइब मैंने किया है, जितनी भी चीज़ें समझाई हैं, उसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगी। टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप ग्रुप पर आप जुड़ सकते हैं, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। इसके साथ साथ ही उसका फुल डेटा, यानी कि जो सेंटेंस में बोल रहा हूँ आपको लिख कर नहीं बता रहा हूँ, ये सेंटेंस भी आपको चाहिए, इमेज भी चाहिए, सारी चीज़ें चाहिए, तो आपको क्या करना है, PSC अड्डा ऐप जो है डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर से। वहाँ से आप सारी चीज़ें जो है गेन कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। कोई पैसा नहीं देना है, सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। तो अभी जाएं प्ले स्टोर पर वीडियो खत्म होने के बाद और PSC अड्डा ऐप डाउनलोड करें, फ्री में रजिस्ट्रेशन करें, फ्री में सारी चीज़ों का फ़ायदा उठाएं। सारी चीज़ें आपको वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। खासकर MPPSC के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए समस्या होती है कि डेटा नहीं मिलता एक जगह। तो PSC अड्डा ऐप एक ऐसा सॉल्यूशन है जहाँ पर सारी चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एक ही स्थान पर, एक ही जगह पर मिल जाएगी। मेंस के लिए भी मिल जाएगी और इंटरव्यू के लिए भी मिल जाएगी। ठीक है, अब आप चाहते हैं कि वहाँ जाएं तो इसके लिए मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर मेरा जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं आर्किमिडीज के सिद्धांत के बारे में। तो ये भी फिजिक्स का एक सिद्धांत है, यानी कि जो भौतिक विज्ञान है इसी का एक सिद्धांत है। तो क्या कहता है आर्किमिडीज का सिद्धांत, तो दोस्तों इसकी परिभाषा से पहले इसके बारे में समझते हैं कि इसे उत्प्लावन या प्लावन, उसके अलावा इसको तैरने का सिद्धांत भी कहते हैं। क्या है ये सिद्धांत, क्या परिभाषा है इसकी, तो इसके बारे में अगर हम जाने तो आर्किमिडीज के अनुसार अगर कोई वस्तु पानी के अंदर जितनी डूबती है या जितना द्रव्यमान पानी के अंदर डाला जाता है उतने ही पानी को ऊपर उठा देती है। अब ये क्या नियम हुआ,
ये कोई नियम है क्या? कोई वस्तु किसी का द्रव्यमान जो है मान लो कि 10 किलोग्राम अंदर जा रहा है तो 10 किलोग्राम पानी को ऊपर उठा ही देगी, सामान्य सी बात है। बट ये हमने नहीं बताया, आर्किमिडीज ने बताया, इसलिए इसको आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। आई बात समझ में? जैसे कि यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि ये बीकर है, इसके अंदर कुछ पानी भरा हुआ है, यहाँ तक पानी भरा हुआ है। अब हमने इसके अंदर कोई वस्तु डाल दी, अब वस्तु नीचे चली गई, डूब गई इसके अंदर, तो जितना द्रव्यमान इस वस्तु का था उस द्रव्यमान के इज इक्वल पानी का जितना द्रव्यमान होगा वो क्या हो जाएगा? ऊपर उठ जाएगा। यही आर्किमिडीज का सिद्धांत है। इसे तैरने का सिद्धांत क्यों कहते हैं? तो दोस्तों तैरने का सिद्धांत इसलिए कहते हैं क्योंकि कोई व्यक्ति जब तैरता है तो उसका जो शेप है व्यक्ति का, वस्तु का, वो इस सिद्धांत को कंसीडर करके बनाया जाता है। जैसे जहाज का शेप ऐसा क्यों बनाया गया? ऐसे बनाते हैं, जहाज का शेप बन नहीं रहा है, ऐसा क्यों बनाते हैं? ताकि ये जितना पानी के अंदर जाए उतने पानी को ये ऊपर उठाएगा, और इसको इतना ऊपर रखा जाता है कि ये पानी अंदर ना आ जाए। कील पानी में डूब जाती है क्योंकि उसका शेप ऐसा होता है कि जितना द्रव्यमान उसका होता है उस द्रव्यमान के रेस्पेक्ट में पानी ज्यादा ऊपर उठ जाता है और डूब जाती है, जबकि जहाज नहीं डूबता। तो ये कौन से सिद्धांत के तहत होता है? तो आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार होता है। आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार ही जहाज का शेप बनाया गया है। इसी के सिद्धांत के तहत जो है जितने भी पनडुब्बी वगैरह है यानी कि सबमरीन से, उनका शेप भी इसी को कंसिडर करके बनाया जाता है। जैसे कि बर्फ होता है, वो पानी के ऊपर तैरता है, तो बर्फ जब पानी के ऊपर तैरता है तो क्या होता है कि बर्फ पानी के अंदर होता है कितना? 90%। 10% जो है वो कहाँ होता है? ऊपर होता है। तो जितना 90% द्रव्यमान उसका अंदर है उसी के रेस्पेक्ट में पानी को क्या कर देते हैं? ऊपर उठा देता है। यही आर्किमिडीज का सिद्धांत है। बट इस सिद्धांत पर क्या काम होता है? तो तैरना जो है वो किस सिद्धांत का प्रतिफल है? आर्किमिडीज के सिद्धांत का प्रतिफल है। जहाज पानी के अंदर तैरता है जबकि कील डूब जाती है, ये किस सिद्धांत से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं? तो आर्किमिडीज के सिद्धांत से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, यह प्रश्न जो है आर्किमिडीज के सिद्धांत से हमसे पूछे जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सिद्धांत यानी कि नेक्स्ट रूल, जिसे हम कहते हैं डॉपलर प्रभाव। क्या है डॉपलर प्रभाव? तो दोस्तों डॉपलर नाम का एक वैज्ञानिक है, उसने अपना एक इफेक्ट के बारे में बताया जिसको डॉपलर प्रभाव कहते हैं। और ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है वॉइस से, आवाज से, फ्रीक्वेंसी से, कि एक ही जगह से कोई सोर्स है उसके माध्यम से क्या हो रहा है कि हाई फ्रीक्वेंसी और लो फ्रीक्वेंसी में आवाज जाती है, जिससे कम ज़्यादा आवाज आती है। तो उससे रिलेटेड डॉपलर ने जो है क्या दिया है? अपना सिद्धांत दिया है जिसको डॉपलर इफेक्ट कहते हैं। जैसे कि ये एम्बुलेंस है, इसका सायरन इस तरफ है, तो इस व्यक्ति के पास जो है तेज आवाज़ जाएगी हाई फ्रिक्वेंसी में। क्यों? क्योंकि इसकी डायरेक्शन ये है। जबकि पीछे वाला जो व्यक्ति है इसके पास आवाज़ कम जाएगी क्योंकि इसकी डायरेक्शन ये है और हवा में घूमकर आवाज़ जो है इस तरफ जा रही है, तो इसको कम ज़्यादा आवाज़ जो है सुनाई देगी और इसको ज़्यादा आवाज़ सुनाई देगी। इसी को डॉपलर इफेक्ट कहते हैं और डॉपलर ने इस प्रभाव का प्रतिपादन किया था, इसलिए डॉपलर के नाम से ये रखा गया। चलिए आज के वीडियो का लास्ट रूल, जिसे हम कहते हैं ओम का नियम या ओम का सिद्धांत भी इसको हम कह सकते हैं। दोस्तों 10वीं में 9वीं में बहुत एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन था, बहुत पूछा गया है। एमपीपीएससी में भी पूछा जा सकता है कि एमपीपीएससी का भी फेवरेट हो सकता है। तो क्या इसकी डेफिनेशन है, क्या परिभाषा है, क्या निकलता है? तो ओम के नियम से दोस्तों प्रतिरोध जो है उसके बारे में जानकारी मिलती है। अब ये प्रतिरोध क्या है, कैसे इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसके लिए हमें सबसे पहले ओम के नियम को समझना होगा। ओम का नियम क्या है? तो ओम का नियम कहता है कि कोई भी चालक है, कोई भी कंडक्टर है, चालक तार, चालक किसे कहते हैं? जिसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रभावित हो सके। जैसे कि कोई भी धातु है, कोई भी एलिमेंट है, जैसे कि कॉपर होता है, चांदी सबसे अच्छी चालक होती है। तो कोई भी चालक है उसकी एक फिजिकल कंडीशन है, अगर उसमें परिवर्तन नहीं किया जाए तो इसके विभवांतर यानी कि दो बिंदुओं के बीच का जो विभवांतर होता है वो इसके बीच बहने वाली जो धारा होती है उसके अनुक्रमानुपाती होता है। मान लो कि हम मान लेते हैं विभवांतर V है और धारा I है। विभवांतर क्या है? V है और धारा I है। ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? व्युत्क्रमानुपाती होंगे, जब इसमें ताप का प्रभाव ना पड़े, कोई फिजिकल चेंजेस इसमें न किया जाए, है ना, ताप को परिवर्तित किए बिना, ऐसा कहा जाता है उसमें। तो V किसके समानुपाती होता है? I के।
और अगर हम समानुपाती का चिन्ह यहाँ पर हटाते हैं तो I के साथ जो है R जुड़ जाता है। R क्या है, तो इसे ओम का नियतांक कहते हैं और R को हम प्रतिरोध भी कहते हैं। तो यहाँ से हम प्रतिरोध का मान जो है वो निकाल सकते हैं। तो प्रतिरोध का मान जब निकालते हैं तो वो होता है V/I, यानी कि जो विभवांतर है और जो धारा है इनका जो रेशियो होता है उसी को हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध क्या होता है, तो चालक का अपना एक प्रतिरोध होता है, किसी भी वस्तु का शून्य प्रतिरोध नहीं हो सकता, क्योंकि प्रतिरोध धारा के मान को क्या कर देता है, उसके विभवांतर को कम कर देता है। ठीक है, तो ये ओम का नियम था। अब हमने कुछ चीज़ें जो है बीच में छोड़ी थी, जैसे कि न्यूटन की गति के पहले नियम का एक एग्जाम्पल मैंने दिया था, वो सिक्के वाला, तो वो न्यूटन की गति के पहले नियम से रिलेटेड है। वो किससे रिलेटेड है, न्यूटन के गति के पहले नियम से। एक ग्लास बनाया था मैंने, आपको कमेंट करने के लिए बताया था, इसके ऊपर एक गत्ता रखा था, पेपर रखा था, फिर गत्ता रखा था, तो इस पे जब आप मारोगे तो ये सिक्का नीचे गिर जाएगा, इसमें स्थिरता का जड़त्व होगा इसलिए नीचे गिर जाएगा, ये न्यूटन की गति के फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने आपको बीच में बताया था कि मैं वीडियो के लास्ट में इसको बताऊंगा। जी का मान कितना होता है, तो 8.86 इंटू 10⁻⁻11 इसका मान होता है जी का। ये भी मैंने आपको बताया था कि मैं वीडियो के अंत में इसको डिस्कस करूंगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज के वीडियो में जिन चीज़ों के बारे में, जिन टॉपिक्स के बारे में हमने पढ़ा है वो आपको समझ में आया होगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। अभी तक आपने PSC अड्डा के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि पूरी यूनिट 7 जो है MPPSC के उसके वीडियो जो है आपको आसानी से मिल जाए। इस प्लेलिस्ट में सारे वीडियो जो है आपको मिल जाएंगे। अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि MPPSC की तैयारी में आपके 4 चांद लगे, सारी तैयारी एक ही स्थान से हो जाए, सारी चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाए, तो अभी जाए प्ले स्टोर से PSC अड्डा ऐप डाउनलोड करें, वहाँ पर सारी चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आज के वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।